नमस्ते, मैं हूं सौरभ और आप देखना शुरू कर चुके हैं दी लल्लन टॉप शो। फिल्मों की पटकथा मुंबई में लिखी जाती है, तमाम धारावाहिक की कहानियां भी मुंबई में ही लिखी जाती हैं और आज के दौर में सबसे ट्रेंडिंग वेब सीरीजों की कल्पनाएं भी मुंबई ही करती है। मुंबई रहस्य से भरती तो मुंबई ही रोमांच देती है। 90 के दौर में आई फिल्म गुप्त देखी तो लगा क्या पिक्चर, क्या थ्रिलर मूवी है। अंत तक पता नहीं चलता कि काजोल विलन है। विद्या बालन की फिल्म कहानी आई तो अंत तक लोग गेस करते रह गए थे। अजय देवगन की दृश्यम ने भी अंत तक समा बांधे रखा, मगर आज मुंबई की राजनीति में जो घटा उसने पीछे की तमाम थ्रिलर फिल्मों के रहस्य को भी मात दे दी। क्योंकि इस बार की कहानी में कलम भले मुंबई की रही हो मगर कलमकार दिल्ली के थे। एन वक्त पर क्लाइमैक्स ऐसे बदला गया कि अच्छे हक्का बक्का रह गए और खुद अगले सीएम माने जा रहे थे देवेंद्र फडणवीस। उन्हीं के मुंह से ही एकनाथ शिंदे के नाम का ऐलान करा दिया गया, मगर कहानी में ट्विस्ट फिर भी बाकी था। एकनाथ शिंदे जी के साथ शिवसेना जो है, शिवसेना के नेता के रूप में आज उन्होंने मुख्यमंत्री पद के लिए अपना क्लेम माननीय राज्यपाल जी को दिया। भारतीय जनता पार्टी के हमारे गुट ने उनको पूरा समर्थन दिया। इस ऐलान के साथ तमाम सूत्रों के सूत्रधारी एक दूसरे का मुंह ताकते रह गए। दिन भर सूत्रों के हवाले से खबर चलती रही कि देवेंद्र फडणवीस सीएम होंगे और एकनाथ शिंदे डिप्टी सीएम। शाम होते होते किरदार और कहानी दोनों बदल गए। आज का पूरा दिन सूत्रों के लिहाज से काफी बुरा रहा। एकनाथ शिंदे सीएम बने तो फिर सूत्रों के हवाले से खबर चली कि फडणवीस को दिल्ली लाया जा सकता है, मगर दिल्ली ने रात होते होते फिर से सूत्रों को गलत साबित कर दिया। काय झाड़ी, काय डोंगर, काय होटल, गुवाहाटी पर बोलते हुए बागी विधायक शाहजी पाटिल का ये वीडियो कॉल खूब वायरल हुआ। उन्हीं की स्टाइल में आज की बात रखी जाए तो काय ती कहानी, काय ते नट, काय तो क्लाइमैक्स, वो के एकदम। अब मराठी एक्सेंट तो उनके जैसा आएगा नहीं, मगर भूल चूक के साथ स्वीकारते चलिए। मतलब है कि क्या कहानी थी, क्या किरदार थे और क्या क्लाइमैक्स। ओके एकदम। एकनाथ संभाजी शिंदे ईश्वर साक्ष शपथ घेतो की कायद्याद्वारे स्थापित झाले आहे अशा भारतीय संविधानाबद्दल मी खरी श्रद्धा व निष्ठा बाळगीन। मी देवेंद्र गंगाधरराव फडणवीस ईश्वर साक्ष शपथ घेतो की कायद्याद्वारे स्थापित झाले आहे अशा भारतीय संविधानाबद्दल मी खरी श्रद्धा व निष्ठा बाळगीन। मी भारताची सार्वभौमता व एकात्मता उन्नत राखीन। मी एकनाथ संभाजी शिंदे मुख्यमंत्री, मी देवेंद्र गंगाधर फडणवीस उप मुख्यमंत्री। महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी ने दोनों को शपथ दिलाई। एकनाथ शिंदे महाराष्ट्र के 20वें मुख्यमंत्री बने, शिवसेना की पृष्ठभूमि से आने वाले चौथे मुख्यमंत्री। इससे पहले शिवसैनिक के तौर पर मनोहर जोशी, नारायण राणे, उद्धव ठाकरे सीएम बन चुके हैं। शपथ हो गई, मगर इस तस्वीर के पीछे की कहानी भरपूर नाटकीय रही। 39 शिवसेना विधायकों के साथ एकनाथ शिंदे ने बगावत की, तभी ये तय हो गया कि उद्धव ठाकरे की कुर्सी चंद दिनों की है। सुप्रीम कोर्ट से जब 29 जून की रात फ्लोर टेस्ट को हरी झंडी मिली तो उसके ठीक 1 घंटे बाद उद्धव ठाकरे ने फेसबुक पर इस्तीफे का ऐलान करना जरूरी समझा। भारी बारिश के बीच गोवा से एकनाथ शिंदे सुबह मुंबई पहुंचे। राजभवन में फडणवीस से मुलाकात हुई। राज्यपाल कोश्यारी की तरफ से दोनों को लड्डू खिलाया गया। तब से माना यही जा रहा था कि जल्द शपथ होगी और देवेंद्र फडणवीस के नेतृत्व में सरकार बनेगी, मगर नेतृत्व एकनाथ शिंदे के हाथों में चला गया। ये इतनी अचंभे से भर देने वाली खबर थी कि खुद शिंदे के साथी विधायकों और रिश्तेदारों तक को ये बात नहीं पता थी। शिंदे के करीबी और बागी विधायकों के प्रवक्ता रहे दीपक केसरकर ने आज तक से फोन पर बात करते हुए बताया कि यह फैसला उनके लिए भी सरप्राइज था।
उन्हें ये पहले से इसकी कोई जानकारी नहीं थी। मुंबई में मौजूद सारे पत्रकार भी अचंभे में थे कि आखिर ये हो क्या गया। फिर तस्वीरें आने लगी, होटल में शिंदे समर्थक विधायकों के डांस की तस्वीरें, ठाणे में कार्यकर्ताओं के जश्न की तस्वीरें। बदली हुई तासीर में तस्वीरों का भी खेल बदल चुका था। कल तक जो बीजेपी विधायक फडणवीस को सीएम मानकर चल रहे थे, वो अब सवालों को उलझते लिपटते नजर आए। और फिर देवेंद्र फडणवीस और एकनाथ शिंदे ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। यहां पर एकनाथ शिंदे ने कहा, देवेंद्र फडणवीस ने बड़ा निर्णय लिया है, बीजेपी के पास 106 विधायक हैं। फिर उन्होंने बड़ा दिल दिखाते हुए मुझे मुख्यमंत्री बनाने का मौका दिया है। मैं फडणवीस जी, पंत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह जी का धन्यवाद करता हूं। यहां पर फडणवीस और एकनाथ शिंदे दोनों की तरफ से साफ किया गया कि देवेंद्र फडणवीस मंत्रिमंडल में शामिल नहीं होंगे। बीजेपी शिंदे सरकार को बाहर से समर्थन करेगी। पहले दोनों की ये बात सुन लीजिए ताकि रिकॉर्ड पर रहे। एकनाथ शिंदे जी के साथ शिवसेना जो है, शिवसेना के नेता के रूप में आज उन्होंने मुख्यमंत्री पद के लिए अपना क्लेम माननीय राज्यपाल जी को दिया। भारतीय जनता पार्टी के हमारे गुट ने उनको पूरा समर्थन दिया। हमारे 106 और उसके साथ साथ उनके साथ और हमारे साथ जो इंडिपेंडेंट्स और छोटी पार्टियां हैं, इन सभी के समर्थन का पत्र आज हमने सौंपा है और गवर्नर साहब ने श्री एकनाथ शिंदे जी को 7:30 बजे शपथ के लिए न्योता दिया है। इस सरकार को पूरे तरीके से सहयोग करूंगा। मैं सरकार के बाहर रहूंगा और इस सरकार को सफल बनाने हेतु जो जो चीज करना आवश्यक है, ऐसी सारी चीजें हम मिलकर करेंगे, मेरा विश्वास है। मैं धन्यवाद दूंगा। देवेंद्र जी ने अभी यहाँ पर कहा कि हम लोग बाला साहब ठाकरे जी के शिव सैनिक को समर्थन दे रहे हैं। ये उनके दिल का बहुत बड़प्पन है। ऐसा कभी कोई करता नहीं। जिसके पास 120 विधायक है, जिसके पास 120 विधायक होने के बावजूद ऐसा कोई ग्राम पंचायत और नगर सेवक का पद भी नहीं छोड़ता है। ये तो मुख्यमंत्री पद है। ये बात ऑन रिकॉर्ड दर्ज कर ली गई। पहले तो बीजेपी का ये दांव बहुतों को समझ में नहीं आया। कयास और अटकलें फिर से लगने लगी। बनाया ना आए तो बीजेपी की तरफ से कहा जाने लगा कि उन्हें कुर्सी की लालसा नहीं है। हिंदुत्व की विचारधारा, देश प्रेम, महाराष्ट्र का विकास, बाला साहेब और छत्रपति महाराज शिवाजी की नारेबाजी। बीजेपी नेताओं की तरफ से पूरी तरह से ये दर्शाया गया कि बीजेपी ने मुद्दों पर सरकार बनाई है, सीएम सीट के लिए नहीं। फडणवीस के बड़े दिल की मिसाल दी जाने लगी। मगर क्या सब कुछ सामान्य था? क्या सब कुछ फडणवीस के इच्छा स्वरूप चल रहा था? शायद नहीं। हम ऐसा क्यों कह रहे हैं, उसके लिए सबसे पहले जेपी नड्डा का ये बयान सुन लीजिए, जो शाम के वक्त आया, सारे ऐलान के बाद। महाराष्ट्र के विषय पर अभी हमारे वरिष्ठ नेता और महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री श्री देवेंद्र फडणवीस जी ने इस बात की घोषणा की है कि हमारे अगले मुख्यमंत्री श्री एकनाथ शिंदे जी होंगे। और साथ ही साथ उन्होंने बहुत बड़ा दिल दिखाते हुए इस बात की भी घोषणा की है कि वो व्यक्तिगत रूप में सरकार से बाहर रह करके समर्थन देंगे और भारतीय जनता पार्टी के पक्ष का पूरा समर्थन एकनाथ शिंदे जी को मिलेगा। यह हमारी पार्टी के नेता और कार्यकर्ता का चरित्र भी दर्शाता है और यह बताता है कि हम किसी पद की लालसा में और पद के लिए नहीं हैं, हम विचार के लिए हैं और विचार को आगे रखने के साथ साथ महाराष्ट्र की जनता की भलाई हो, महाराष्ट्र की जनता का विकास हो, जन जन की आकांक्षाएं पूरी हों, इस बात को ध्यान में रखते हुए हमारे देवेंद्र फडणवीस जी ने इस बात का फैसला किया है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की केंद्रीय टीम ने इस बात को तय किया है कि देवेंद्र जी को सरकार में आना चाहिए और सरकार में पदभार संभालना चाहिए और इसलिए देवेंद्र जी से व्यक्तिगत रूप में भी आग्रह किया है और केंद्र ने इस बात को
निर्देशित किया है कि देवेंद्र जी उप मुख्यमंत्री के रूप में, डिप्टी चीफ मिनिस्टर के रूप में कार्यभार संभालें और महाराष्ट्र की जनता और महाराष्ट्र की लोगों की जो आकांक्षाएं हैं उसको पूरा करने के लिए पूरी ताकत लगाएं और जन जन की आकांक्षाओं को एक विकसित प्रदेश के रूप में महाराष्ट्र को खड़ा करने में अपना योगदान करें। थोड़ा आइडिया मिल गया होगा, अब हम एक्सप्लेन कर देते हैं। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने समाचार एजेंसी के माइक पर ऐलान किया कि देवेंद्र फडणवीस सरकार में डिप्टी सीएम का पद संभालें, जबकि फडणवीस शुरू में साफ कर चुके थे कि वो सरकार में शामिल नहीं होंगे। फिर राष्ट्रीय आला कमान की तरफ से ये ऐलान ट्विस्ट के तौर पर फिर चौंकाने वाला था, क्योंकि बीजेपी को क्लियर मैसेजिंग वाली पार्टी माना जाता है। प्रधानमंत्री मोदी और गृहमंत्री शाह की मंजूरी पर पार्टी अध्यक्ष जो फैसला ले लेते हैं वो सभी को मान्य होता है। एक मैसेज भेजा जाता है, पूरे देश में पार्टी उसी को फॉलो करती है। मगर यहां ऐसा नहीं हुआ। राष्ट्रीय नेतृत्व को अलग से बयान जारी करना पड़ा। तो क्या ऐसे में मान लिया जाए कि देवेंद्र फडणवीस इस फैसले से खुश नहीं थे? क्या वो नहीं चाहते थे कि उन्हें डिप्टी सीएम बनाया जाए? क्योंकि जो व्यक्ति 5 साल मुख्यमंत्री रह चुका हो, जाहिर है उसके लिए उप मुख्यमंत्री का पद छोटा है। इसलिए देवेंद्र फडणवीस ने 106 विधायक होने के बावजूद सरकार में ना शामिल होने का ऐलान किया था। क्या वो सिर्फ मुख्यमंत्री ही बनना चाहते थे? कयासों और अटकलों के बीच सवाल कई हैं, क्योंकि आला कमान और स्थानीय बीजेपी नेतृत्व के फैसले में इतना विरोधाभास कम से कम मोदी एरा में तो कभी देखने को नहीं मिला। मोदी के दौर की प्रथा आज की तस्वीर से बिल्कुल उलट थी, क्योंकि बयान के बाद पहले अध्यक्ष जेपी नड्डा को भी ट्वीट करके ये लिखना पड़ा। शपथ होने में चंद मिनट बाकी थे, तभी 6:58 पर गृहमंत्री अमित शाह का ट्वीट आता है। उनकी तरफ से लिखा गया, भाजपा अध्यक्ष श्री जेपी नड्डा जी के कहने पर श्री देवेंद्र फडणवीस जी ने बड़ा मन दिखाते हुए महाराष्ट्र राज्य और जनता के हित में सरकार में शामिल होने का निर्णय लिया है। ये निर्णय महाराष्ट्र के प्रति उनकी सच्ची निष्ठा व सेवाभाव का परिचायक है। इसके लिए मैं उन्हें हृदय से बधाई देता हूं। ये ट्वीट उस वक्त आया जब राजभवन ने शपथ टेबल पर सिर्फ एक नाम लिखा था, एकनाथ शिंदे। देवेंद्र फडणवीस का जिक्र भी नहीं था। जानकारों ने माना कि अब ये फाइनल मुहर है। इसके बाद 7:33 पर गृहमंत्री शाह के ट्वीट को रीट्वीट करते हुए लिखा गया, प्रामाणिक कार्यकर्ता के नाते पार्टी के आदेश का मैं पालन करता हूं। जिस पार्टी ने मुझे सर्वोच्च पद तक पहुंचाया उसका आदेश मेरे लिए सर्वोपरि है। फिर आखिर में शपथ ले ली गई, हो जो भी, मगर इस पूरे घटनाक्रम ने एक बात तो बिल्कुल साफ कर दी कि एवरीथिंग इज नॉट फाइन। सुनिए जानकार क्या कहते हैं। दोपहर को जब देवेंद्र फडणवीस और एकनाथ शिंदे राजभवन पहुंचे सरकार बनाने का दावा करने के लिए, तो सबको ये लग रहा था कि देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री बनेंगे और एकनाथ शिंदे उप मुख्यमंत्री, क्योंकि आंकड़े वही दिखाते हैं। भारतीय जनता पार्टी बड़ा दल है तो शायद उन्हीं के पास मुख्यमंत्री पद चला जाएगा। लेकिन उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक तरह से बड़ा ट्विस्ट आ गया कहानी में, जब देवेंद्र फडणवीस ने एकनाथ शिंदे का नाम बताया। जब उन्होंने ये बात बताई कि क्या भाजपा सरकार में शामिल होगी, तो उन्होंने कहा कि यस, दल के तौर पर हम शामिल तो होंगे, लेकिन मैं खुद इस सरकार का हिस्सा नहीं रहूंगा। अब सवाल ये उठने लगे कि क्या देवेंद्र फडणवीस सुपर सीएम बनेंगे, देवेंद्र फडणवीस के पास इस सरकार का रिमोट कंट्रोल होगा। इसके बाद में अचानक से केंद्रीय नेतृत्व की गतिविधियां तेज हो जाती है। थोड़ी देर बाद जेपी नड्डा माध्यमों से रूबरू होते और ये कहते हैं कि हमने निर्देश दिए हैं। निर्देश शब्द काफी उसमें अहम था कि हमने निर्देश दिए देवेंद्र फडणवीस को कि वो राज्य के उप मुख्यमंत्री पद की शपथ ले। अब अगर देखा जाए, जो व्यक्ति महाराष्ट्र की राजनीतिक इतिहास में 5 टर्म पूरे करने वाला सीएम हो, भारतीय जनता पार्टी का पहला सीएम रहा, और आज की तारीख में एक 3 दलों की सरकार को ये बगावत को एक तरह से इंजीनियर करके जिन्होंने फिर से भाजपा को सत्ता में लाया, एक कद जो उनका बढ़ रहा था, कहीं ना कहीं केंद्रीय नेतृत्व ने उनके कद पर ही सवाल यहाँ पर खड़े कर दिए। एकनाथ शिंदे जिनके जो देवेंद्र फडणवीस के मंत्रिमंडल में मंत्री रह चुके हैं, उनके साथ काम करना उप मुख्यमंत्री के तौर पर देवेंद्र फडणवीस को कहीं ना कहीं नागुजार था। उन्होंने हालांकि जो हमारे सूत्रों की जानकारी, उन्होंने केंद्रीय नेतृत्व को इस बारे में बोलने तक की कोशिश की, लेकिन केंद्रीय नेतृत्व का कहना था कि नहीं, आपको ये शपथ लेनी होगी। अब इसकी 2 वजह हो सकती है, जो मैंने राजनीतिक वजह बताई कि एक तो एकनाथ शिंदे पर चेक होना जरूरी होगा। आप किसी को मुख्यमंत्री पद पर बिठा रहे हो तो साथ ही में अगर आपके पार्टी का कोई अच्छा नेता उनके साथ में हो, तो मुख्यमंत्री को चेक में रखने के लिए, उनको काबू में रखने के लिए एक कद्दावर नेता का होना जरूरी था। हालांकि देवेंद्र फडणवीस ने ये भी बताया था, ऑप्शन भी दिए थे कि कोई
नेता, भाजपा से बड़ा कद्दावर नेता उप मुख्यमंत्री बन सकता है, लेकिन केंद्रीय नेतृत्व को ये बात मंजूर नहीं थी। एक तरह से देवेंद्र फडणवीस पर भी चेक रखने का ये कदम तो नहीं, ऐसी चर्चा महाराष्ट्र की राजनीति में हो रही है कि देवेंद्र फडणवीस का कद इस पूरे हम बगावत के साथ में सरकार पलटाने के पूरे इस एपिसोड में उनका जो कद बढ़ा था, उसको कहीं ना कहीं एक बार फिर से रीसाइज करने की कोशिश केंद्रीय नेतृत्व ने की है, ऐसा ही इससे नजर आता है। तो जानकार भी मानते हैं कि कुछ तो था जो हजम नहीं हुआ। ये भी अपने आप में दुर्लभ था कि 106 विधायकों वाली बीजेपी का डिप्टी सीएम और 39 विधायकों के गुट का सीएम। इस पर प्रधानमंत्री मोदी ने एकनाथ शिंदे को बधाई दी। देवेंद्र फडणवीस की तारीफ करते हुए लिखा कि देवेंद्र फडणवीस कार्यकर्ताओं के प्रेरणा स्रोत हैं। एक तरह से देखा जाए तो देवेंद्र फडणवीस को त्याग की प्रतिमूर्ति के तौर पर पेश किया गया। खैर, अब इस मुद्दे पर आते हैं कि आखिर बीजेपी ने शिवसेना के बागी एकनाथ शिंदे को सीएम बनाया क्यों। 2019 में उद्धव से सारा विवाद शिवसैनिक को सीएम बनाने को लेकर हुआ। वो इतना बढ़ा कि हिंदुत्व के नाम पर बना गठबंधन परिवार बिखर गया। घूम फिरकर शिवसैनिक को ही सीएम बनाना था तो उस वक्त ही क्यों नहीं बना दिया गया। क्या ये फकत अहम के लिए बदला लिया गया? ये वो सवाल थे जिनके जवाब बड़ी ही बेसब्री से तलाशे जा रहे हैं। फिर कुछ तर्क सामने आए। बीजेपी सूत्रों की तरफ से कहा गया कि इस फैसले के पीछे ठोस रणनीति है। इससे संदेश जाएगा कि शिवसेना की ही सरकार है और ठाकरे परिवार को शिवसेना से ही अलग थलग कर दिया जाएगा। ऐसे में बचे कुचे विधायकों के भी इधर आने की गुंजाइश बनेगी, जिसका फायदा आने वाले चुनाव में मिल सकता है। शिवसेना कमजोर हुई तो बीजेपी की सीधी लड़ाई कांग्रेस और एनसीपी से रह जाएगी। हिंदुत्व की सिर्फ ही धारा बहेगी और फिर सिर्फ बीजेपी ही होगी। संभावना यह भी है कि आने वाले दिनों में बागी गुट खुद को असली शिवसेना के तौर पर क्लेम करे, फिर सिंबल के लिए मामला कोर्ट कचहरी तक पहुंचे। ऐसे में नुकसान शिवसेना का ही होगा। इस तमाम उठापटक के बीच विपक्ष के नेताओं के भी बयान आए। शरद पवार ने, एनसीपी के नेता शरद पवार ने एकनाथ शिंदे को बधाई दी, साथ ही देवेंद्र फडणवीस की चुटकी भी ले ली। बोले देवेंद्र खुश नजर नहीं आ रहे थे। चलिए ये कहानी समझ ली, अब जरा एकनाथ शिंदे की प्रोफाइल और भूमिका को भी समझ लेते हैं। एकनाथ शिंदे का जन्म 4 फरवरी 1964 सतारा में हुआ। बचपन से ही ठाणे में रहने चले गए। किसान परिवार में जन्मे एकनाथ शिंदे को पढ़ाई लिखाई आर्थिक परिस्थिति के चलते छोड़नी पड़ी। वागले स्टेट में एक मछली की कंपनी में बतौर सुपरवाइजर काम किया। नौकरी नहीं जमी तो ऑटो रिक्शा भी चलाया। उद्धव कैबिनेट में एकनाथ शिंदे को शहरी विकास और लोक निर्माण विभाग PWD की जिम्मेदारी दी गई। देश के दूसरे सूबों की तरह महाराष्ट्र में भी हर जिले के लिए प्रभारी मंत्री बनाए जाते हैं, जिन्हें पालक मंत्री कहा जाता है। शिंदे ठाणे और गढ़चिरौली जिले के पालक मंत्री हैं। साधारण पृष्ठभूमि से आने वाले शिंदे एक पुराने शिव सैनिक हैं। मूल रूप से महाराष्ट्र के सतारा के हैं और अब मुंबई के करीब पड़ने वाले ठाणे जिले में मजबूत पकड़ रखते हैं। शुरुआत शाखा प्रमुख रहते हुए की और फिर पार्षद बने। तब तक ठाणे जिले के दबंग शिव सैनिक आनंद दिघे का हाथ सिर पर आ गया था। 2001 में दिघे की असमय मृत्यु हुई तो पार्टी ने ठाणे की बागडोर एकनाथ शिंदे को दे दी। शिंदे ठाणे की कोपरी पाच पाकड़ी सीट से 4 बार के विधायक हैं। 2014 के विधानसभा चुनाव में भाजपा और शिवसेना अलग अलग लड़े थे। तब उद्धव ठाकरे शिंदे को नेता प्रतिपक्ष बनाने वाले थे, लेकिन दोनों पार्टियों ने साथ में सरकार बना ली और एकनाथ शिंदे मंत्री बन गए। माना जाता है कि 2014 में शिंदे उन नेताओं में थे जो भाजपा के साथ गठबंधन के पक्षधर थे। 2019 में भी एकनाथ शिंदे भाजपा के साथ सरकार बनाने के पक्षधर थे। शिवसेना ने उन्हें विधायक दल का नेता भी चुन लिया था और माना जा रहा था कि शिंदे सीएम तक हो सकते हैं, लेकिन वो सीएम नहीं बन पाए। क्यों? याद कीजिए 2019 में भाजपा और शिवसेना ने महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव साथ साथ लड़ा था और महायुति गठबंधन ने शानदार जीत भी दर्ज की थी। सबको यही लगा कि सरकार पहले की तरह चलती रहेगी और देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री बने रहेंगे। लेकिन तभी शिवसेना ने यह कहकर सबको चौंका दिया कि भाजपा को अपना वादा निभाना चाहिए। शिवसेना की तरफ से दावा किया गया कि एक बंद कमरे में भाजपा के प्रमुख चुनावी रणनीतिकार अमित शाह ने वादा किया था कि मुख्यमंत्री पद पर रोटेशन होगा। 2.5 साल के लिए शिवसेना और भाजपा को मौका मिलेगा। जैसा कि हमने कहा, यह शिवसेना का दावा था। बंद कमरे में हुई उस बातचीत का कोई सार्वजनिक ब्यौरा रिकॉर्ड नहीं है और बीजेपी इसे लगातार नकारती भी है।
इसके बावजूद शिवसेना जिद पर अड़ी रही क्योंकि पार्टी के सामने अस्तित्व का प्रश्न था। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में भाजपा 2014 के मुकाबले कम सीटें जीती थी, लेकिन केंद्र में उसके हाथ मजबूत हुए थे। इसलिए शिवसेना को ये डर था कि भविष्य में वो एक जूनियर पार्टनर बनकर रह जाएगी। इसीलिए पार्टी ने मुख्यमंत्री पद पर रोटेशन वाली बात को इतना तूल दिया और अंत में धुर विरोधी कांग्रेस और एनसीपी के साथ सरकार बनाने की बात तक कह डाली। यह ऐलान हुआ 22 नवंबर 2019 को। इधर बातचीत से बात नहीं बनी तो भाजपा ने सरकार बनाने की एक कोशिश की। 23 नवंबर की सुबह जब पूरा भारत सो रहा था, तब उगते सूरज को भी अचंभित करते हुए देवेंद्र फडणवीस ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ले ली। खबर आई कि भाजपा को अजीत पवार के नेतृत्व में बागी एनसीपी विधायकों का समर्थन मिल गया है और अजीत पवार को डिप्टी सीएम बनाया जाएगा। लेकिन दोपहर होते होते शिवसेना, एनसीपी और कांग्रेस ने साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें शरद पवार ने कह दिया कि एनसीपी के विधायक लौट आएंगे। शपथ ग्रहण का मामला देखते देखते सुप्रीम कोर्ट पहुंचा था और 25 नवंबर को शिवसेना, एनसीपी और कांग्रेस ने मुंबई के एक 5 स्टार होटल में 162 विधायकों की परेड करवा दी। 26 नवंबर को सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दे दिया कि 27 नवंबर को महाराष्ट्र विधानसभा में फडणवीस सरकार विश्वास मत हासिल करे, लेकिन इसकी नौबत आई नहीं और देवेंद्र फडणवीस ने खुद ही इस्तीफा दे दिया। यहां से शिवसेना, कांग्रेस, एनसीपी की महाविकास अघाड़ी सरकार के बनने का रास्ता साफ हुआ। तब भी चर्चा एकनाथ शिंदे के मुख्यमंत्री बनने की थी, मगर शरद पवार का कहना था कि गठबंधन उद्धव ठाकरे के नेतृत्व में बेहतर काम करेगा। शिंदे ने इस फैसले को एक आदर्श शिव सैनिक की तरह लिया और कैबिनेट में शामिल हुए। बीते 2.5 सालों में जब जब महाराष्ट्र सरकार के सामने कोई संकट आया, तब एकनाथ शिंदे ने उद्धव के दाएं हाथ की तरह काम किया। मगर फिर बगावत की बेला आई तो आधी से ज्यादा शिवसेना को ही ले उड़े। पहले 29, फिर 32, फिर 35 और आखिर आते आते शिवसेना के 55 में से 39 विधायकों को अपने साथ खड़ा कर लिया। एकनाथ शिंदे कभी ऑटो चलाया करते थे। राजनीति में उन्हें लाने वाले उनके गुरु आनंद दिघे थे। दिघे शिवसेना के बाहुबली नेता थे। ठाणे जिले में तगड़ी पकड़ थी, खुद का दरबार चलाते और लोगों की शिकायतों का त्वरित निपटारा भी। साल 2001 में इलाज के दौरान एक अस्पताल में उनकी हार्ट अटैक से मौत हो गई। शिव सैनिकों ने तब उस अस्पताल को ही फूंक दिया था। शिंदे बार बार अपने ट्वीट में बाला साहेब ठाकरे और आनंद दिघे का जिक्र करते रहते हैं और आज भी शपथ लेते हुए बाला साहेब ठाकरे और आनंद दिघे का नाम लेकर यही बताने की कोशिश की कि वही असली शिव सैनिक हैं। मगर आखिर में कुछ सवाल और रह जाते हैं कि क्या बिना ठाकरे शिवसेना की कल्पना की जा सकती है? क्या मराठी मानुष मातोश्री की जगह किसी और घर को मान्यता वो दर्जा देगा तो उसे मिला है? सवाल कई और हैं और कुछ सवाल ऐसे होते हैं जिसका जवाब वक्त देता है। फौरी तौर पर कुछ भी कहना मुनासिब नहीं होता है। ये थी दिन की बड़ी खबर। अब सुर्खियां। पहली सुर्खी जम्मू कश्मीर से है। चुनाव आयोग ने 3 साल के अंतराल के बाद जम्मू कश्मीर में वोटर लिस्ट रिवीजन की प्रक्रिया शुरू कर दी है। चुनाव आयोग की ओर से यह प्रक्रिया हर साल पूरी की जाती है, लेकिन अगस्त 2019 में अनुच्छेद 370 हटने के बाद से जम्मू कश्मीर में ये नहीं हो पा रहा था। इस संशोधन के बाद पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर से विस्थापित लोग भी विधानसभा चुनाव की वोटर लिस्ट में अपना नाम शामिल करा सकेंगे। इससे पहले उन्हें लोकसभा चुनाव में वोट करने की तो अनुमति थी, लेकिन विधानसभा चुनाव में नहीं थी। चुनाव आयोग की ओर से वोटर लिस्ट में संशोधन की ये प्रक्रिया अक्टूबर के आखिर तक पूरी कर ली जाएगी। इसे जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव का संकेत भी माना जा रहा है। पिछले दिनों इसी तरह के संकेत रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की ओर से भी आए थे। उन्होंने कहा था कि साल के अंत तक जम्मू कश्मीर में चुनाव हो सकते हैं। अगली सुर्खी उदयपुर से आई। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत आज उदयपुर पहुंचे, जहां उन्होंने कन्हैयालाल के परिजनों से मुलाकात की और 51 लाख रुपए की आर्थिक सहायता देने की घोषणा की। इस दौरान गहलोत ने कहा कि सरकार पूरी तरह से मुस्तैद है और हम ये सुनिश्चित करेंगे कि कैसे इनको सजा मिले। जैसे हमने एसओजी के माध्यम से, पुलिस के माध्यम से राजस्थान में पोस्को एक्ट के अंतर्गत 9 लोगों को फांसी की सजा दिलवाई है फास्ट ट्रैक के अंदर। 123 के अंतर्गत मेरे ख्याल से आजीवन कारावास हुई है। ये केस भी बहुत संगीन केस है। हम चाहेंगे कि उसको इश्यू रूप में लेकर के एनआईए टाइम बाउंड इसको 1 महीने के अंदर अंदर कैसे सजा मिल सकती है, क्योंकि लोगों में जो आक्रोश है, लोगों की भावना ये है कि इस केस के अंदर फास्ट ट्रैक में पूरी प्रोसेस होके जल्दी सजा मिले। आगे गहलोत ने कहा कि ये कोई 2 धर्मों के बीच का झगड़ा नहीं था। रात भर में पता लगा लिया गया था कि इनका अंतर्राष्ट्रीय संगठनों से संबंध था। फिलहाल मामले की जांच एनआईए के हाथों में है। हम पूरा सहयोग करेंगे।
इससे पहले गहलोत ने एक चिट्ठी जारी कर लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की थी। इस अपील में गहलोत ने कहा कि उनकी सरकार ये सुनिश्चित करेगी कि किसी भी अपराधी को बख्शा नहीं जाएगा, फिर चाहे वो किसी भी धर्म या समुदाय का हो। अशोक गहलोत ने कहा कि राजस्थान सांप्रदायिक सौहार्द के लिए जाना जाता है और इसकी मिसाल दी जाती है। दूसरी तरफ केंद्रीय मंत्री और बीजेपी नेता गजेंद्र सिंह शेखावत ने राजस्थान सरकार पर तुष्टीकरण का आरोप लगाया। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि पुलिस दबाव में काम कर रही है, इसलिए पिछले कुछ दिनों के दौरान राजस्थान में सभी घटनाओं की जांच होनी चाहिए। इससे पहले भी जितनी घटनाएं हुई है, बड़े बड़े सांप्रदायिक दंगे हुए, जिनको दंगा तक मानने के लिए से सरकार ने इनकार कर दिया, मुख्यमंत्री जी ने इनकार कर दिया। उन सारी घटनाओं के अतिरिक्त जिस तरह से राजस्थान में माफिया बेलगाम हो गया है, चाहे वो बजरी माफिया हो, चाहे वो खनन माफिया हो, चाहे और कोई तरह का माफिया हो, शराब माफिया हो, जिस तरह से राजस्थान की बहू बेटियों बच्चियों को व्यभिचारियों और बलात्कारियों के सामने खुला छोड़ दिया गया है। राजस्थान को रेप कैपिटल बना दिया गया है। राजस्थान जिस तरह से भ्रष्टाचार की राजधानी बन गया है, राजस्थान में जिस तरह से खुली आम गैंग वॉर्स हो रही हैं, अपराधियों को थाने से छुड़ाया जा रहा है, और ये पिछले 3 साल के कालखंड में अपराधियों के हौसले बढ़ते गए। अपराधियों को मजहब के आधार पर जो है संरक्षण दिया गया, तुष्टीकरण किया गया, जांच में तुष्टीकरण किया गया, लीपापोती करके उनको बचाने की कोशिशें की गई। पुलिस का इकबाल राजनीतिज्ञों के और चुने हुए जनप्रतिनिधियों के सामने समाप्त कर दिया गया, और इस स्तर तक समाप्त कर दिया गया कि एक थानेदार को एक विधायक टेलीफोन पर 90 सेकंड में शायद 120 से ज़्यादा गालियां निकाल दे, लेकिन उसके खिलाफ कोई कार्रवाई न की जाए। ये मानसिकता और इस तरह की अकर्मण्यता, इन दोनों के लिए अगर कोई दोषी है तो वर्तमान सरकार और उसके मुखिया हैं। एनआईए की टीम मामले की जांच के लिए उदयपुर पहुंच गई है। टीम में आईजी रैंक के अधिकारी शामिल हैं। एनआईए ने दोनों आरोपियों को आज अपनी हिरासत में लिया और उन्हें कोर्ट में पेश किया। एनआईए ने इस घटना में और लोगों के शामिल होने की आशंका जताई है। एनआईए का कहना है कि इस तरह से घटना को अंजाम दिया गया और वीडियो बनाया गया, ये आतंकी घटना ही लग रही है। ये बड़ा ग्रुप हो सकता है। इससे पहले राजस्थान पुलिस ने आतंकियों के विदेशी कनेक्शन होने की बात कही थी। राजस्थान पुलिस ने कहा था कि हत्या का एक आरोपी गौस मोहम्मद 2014 में पाकिस्तान गया था और उसके संबंध इस्लामिक संगठन दावते इस्लामी से हैं। हालांकि इस पर पाकिस्तान की ओर से सफाई आई है। पाकिस्तान विदेश मंत्रालय ने एक विज्ञप्ति जारी कर लिखा, हमने उदयपुर मर्डर केस की जांच से जुड़ी कई रिपोर्ट्स भारतीय मीडिया में देखी हैं, जिसमें शरारती तरीके से आरोपियों का लिंक पाकिस्तान के एक संगठन से बताया जा रहा है। हम ऐसे आरोपों को सिरे से खारिज करते हैं। बीजेपी आरएसएस की हिंदुत्व से चल रही भारत सरकार अक्सर इस तरह अपने आंतरिक मसलों को बाहरी बनाकर पाकिस्तान की छवि खराब करने का प्रयास करती है। उदयपुर में हुई बर्बर हत्या पर एक प्रतिक्रिया यूनाइटेड नेशंस से भी आई। यूएन महासचिव के प्रवक्ता से प्रेस ब्रीफिंग के दौरान भारत में बढ़ते सांप्रदायिक तनाव और उदयपुर हत्याकांड पर सवाल पूछा गया। जवाब में महासचिव के प्रवक्ता स्टीफन दुजारिक ने कहा, हम सभी धर्मों का पूरा सम्मान करने के लिए सभी से अपील करते हैं। हम दुनिया भर में ये सुनिश्चित करने के लिए कहते हैं जिससे कि अलग अलग समुदाय सद्भाव और शांति से रह सकें। स्टीफन से ऑल्ट न्यूज़ के को फाउंडर मोहम्मद जुबैर की गिरफ्तारी से जुड़ा सवाल भी किया गया। उसके जवाब में उन्होंने कहा, हम अभिव्यक्ति के मौलिक अधिकार में विश्वास रखते हैं। हम पत्रकारों के खुद को व्यक्त करने के मौलिक अधिकार में विश्वास करते हैं और हम लोगों के लिए अन्य समुदाय और अन्य धर्मों का सम्मान करने की मूलभूत आवश्यकताओं पर भी विश्वास करते हैं। हमारा मानना है कि ये दोनों भावनाएं बहुत ज़रूरी हैं। 28 जून की प्रेस ब्रीफिंग में ही पत्रकार मोहम्मद जुबैर की गिरफ्तारी के सवाल पर स्टीफन ने कहा था, मुझे लगता है सबसे पहले दुनिया भर में किसी भी जगह पर यह बहुत ज़रूरी है कि लोगों को खुलकर अपनी बात रखने की अनुमति दी जाए। पत्रकारों को बिना किसी प्रताड़ना और धमकी के खुलकर अपनी बात रखने की मंजूरी दी जाए। मोहम्मद जुबैर को दिल्ली पुलिस ने उनके द्वारा 2018 में किए गए एक ट्वीट के लिए गिरफ्तार किया है। पुलिस का कहना है कि ये एक आपत्तिजनक ट्वीट है। पुलिस अधिकारियों के मुताबिक जुबैर के खिलाफ आईपीसी की धारा 153 और 295A यानी कि किसी समुदाय की धार्मिक भावनाओं का अपमान करना, इसके तहत केस दर्ज किया गया है। आज के शो में बस इतना ही। अपना और अपनों का ख्याल रखिए। शुक्रिया। शुभ रात्रि।